Hello friends, welcome to Affairs Cloud Learn to Lead. This is Ashu and today we will discuss very important current affairs of 18th and 19th of October 2020. तो आप यहाँ पे देख सकते हो दो पिक्चर्स इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की, लेकिन साथ ही साथ एक बात और कि 6 से 7 क्वेश्चन आज के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जो है वो आपने देखना है। लेकिन एक दो चीज़ें मैं उससे पहले आपके साथ डिस्कस करूंगा। वो क्या है? वो है हमारे अफेयर्स क्लाउड के करंट अफेयर सब्सक्रिप्शन का। आप जो है वो करंट अफेयर सब्सक्रिप्शन जो है वो दो मेथड से जो है वो ले सकते हो। पहला मेथड है कि आप सीधा ही जो है वो अफेयर्स क्लाउड की वेबसाइट पे जाएंगे और वहां पे करंट अफेयर सेक्शन को खोल सकते हैं। दूसरा है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक जो है वो दिया हुआ है, तो उसको आप सीधा वहां पे क्लिक करोगे और उसके बाद जो है वो आप जो है वो सीधा ही लिंक पे पहुंच जाओगे। उसमें आपको क्या मिलेगा? डेली करंट अफेयर्स मिलेंगे आपको, वीकली पीडीएफ्स मिलेंगी, वीकली टेस्ट होंगे ताकि आप अपने बारे में जान सके कि हमें करंट अफेयर याद रहते भी हैं या नहीं रहते। मंथली पीडीएफ्स, मंथली पीडीएफ में एक पीडीएफ नहीं होंगी, उसमें आपको 5 पीडीएफ्स मिलेंगे। आपको टॉप 100 करंट अफेयर्स मिलेंगे। आपको बैंकिंग, फाइनेंस और इकोनॉमी का सेक्शन मिलेगा जिसमें जो है वो पूरे के पूरे जो बैंकिंग एग्जाम है उनकी नॉलेज को कवर किया जाएगा। पॉकेट पीडीएफ है ताकि आप करंट अफेयर्स को अच्छे से रिवाइज कर सको। क्वेश्चन एंड आंसर है, बेसिकली आप पूरे मंथ के जो हम कह सकते हैं करंट अफेयर्स है उनको क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्मेट पे पढ़ सको ताकि जल्दी रिवाइज हो सके। ये सारा कुछ बहुत ही मिनिमल कॉस्ट पे आपको मिल रहा है, तो इस पे आपको 10% डिस्काउंट भी हम दे रहे हैं। अगर आप ये कोड यूज करोगे तो आपको 10% इसमें डिस्काउंट जरूर मिलेगा और ये बहुत ही मिनिमल कॉस्ट है। एक बार विजिट जरूर करो, आप खुद सरप्राइज हो जाओगे। और इसकी वैलिडिटी जो है वो ऑलमोस्ट कितनी रहेगी? 1 साल की रहेगी। मतलब इस बार के जो करंट अफेयर्स हैं वो 31 दिसंबर 2020 को क्या हो रहे हैं? खत्म हो रहे हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं गाइस पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, टू इंप्रूव इट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटी द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसको हम क्या कहते हैं सीआरपीएफ, हैज कोलैबोरेटेड विद विच इंस्टीट्यूट? कौन से इंस्टीट्यूट के साथ सीआरपीएफ ने टाई अप किया है ताकि वो अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट एरिया को बढ़ा सके? उन्होंने केवल सीआरपीएफ के साथ ही नहीं, इंस्टीट्यूट नहीं, आप ये कह सकते हो सीआरपीएफ ने इंस्टीट्यूट के साथ ही नहीं, दो ऑर्गेनाइजेशंस के साथ और भी टाई अप किया है। एक तो डीआरडीओ, आपको पता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक है जेएटीसी, इसका मतलब है ज्वाइंट एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर। तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी टाई अप हुआ है और एक इंस्टीट्यूट के साथ टाई अप हुआ है। डीआरडीओ के लिए आपको पता ही है कि टेक्नोलॉजी बेसिस पे, आईआईटी दिल्ली टेक्नोलॉजी बेसिस पे, ताकि जो बेसिकली हम कह सकते हैं कि सर्वेलेंस का या आप कह सकते हो कि इन्वेस्टिगेशन का पूरा दायरा जो है वो उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जा सके और उसको हम और भी अच्छा कर सकें। तो आईआईटी दिल्ली आपने याद रखना है। डीआरडीओ के बारे में याद रखना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। काफी स्टूडेंट्स बेंगलोर लगाते हैं। और डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? जी सतीश रेड्डी। इन दोनों चीजों को आपने याद रखना है। सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर आपको पता ही है, सीआरपीएफ का न्यू दिल्ली है। और डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ के कौन है दोस्तों? वो हैं एपी महेश्वरी। तो याद रखना है कौन है? एपी महेश्वरी। तो आप यहां पे देख सकते हो सीआरपीएफ जो है वो आईआईटी दिल्ली के साथ कोलैबोरेट किया उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच एयरपोर्ट ऑफ इंडिया बिकम वन ऑफ द एरोट्रोपोलिस ऑफ द कंट्री? नो, आपको जानने की जरूरत है कि एरोट्रोपोलिस क्या होती हैं। पहले तो इसी वर्ड को अगर पता लगेगा फिर ही हम आंसर को याद रख पाएंगे। एरोट्रोपोलिस का मतलब है कि एक एयरपोर्ट हमने बनाया लेकिन वो मार्केट के बिल्कुल अंदर है, मतलब शहर के बिल्कुल अंदर है, ताकि सारी की सारी कनेक्टिविटी जो है वो हो सके। लाइक अगर किसी ने अपना सामान बेचना है, खुद जाना है, पहुंचना है, बिजनेस है वहां पे, जो लोग डेली ट्रेवल करते हैं, तो बेसिकली उन लोगों के लिए क्या होगा? ये बहुत ही फायदेमंद होगा। तो ये एरोट्रोपोलिस जो है वो एयरपोर्ट किसको बनाया गया है? और भी बहुत से इंडिया में, लेकिन अभी किसको बनाया गया है? जेवार एयरपोर्ट की तरफ से जो है ये डिक्लेयर किया गया है कि अब वो क्या है? एरोट्रोपोलिस, क्योंकि वो नोएडा में है और आप देखोगे शहर के बिल्कुल बीच है, आसपास सारे बिजनेस एरियाज कनेक्ट हो रहे हैं। तो इसीलिए जेवार एयरपोर्ट मतलब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को वन ऑफ दी आप कह सकते हो एरोट्रोपोलिस बना दिया गया है। आप पिक्चर में देखो, आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा। ये है बेसिकली अगर आप देखोगे यहां पे जो है वो ये सारे के सारे कनेक्टेड हैं आपस में, सारी चीजें जो हैं वो क्या हैं? कनेक्टेड है। एयरपोर्ट सिटी होगी तो इस तरह से जो है वो क्या किया गया? कनेक्ट। तो हर चीज मौजूद है यहाँ पे, हर चीज है यहाँ पे, जिसके कारण इसको क्या कहा है? एरोट्रोपोलिस। तो आप देख सकते हो एरोट्रोपोलिस। तो इससे आपको थोड़ा सा पिक्चर से आइडिया जो है वो लग जाएगा। और जेवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुछ ही दिन मैंने पहले न्यूज में कवर किया था कि कौन सी कंपनी जो है वो इसको बना रही है और इसको चलाएगी। और वो कंपनी जो है वो बेसिकली क्या है? ज्यूरिच इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि स्विट्जरलैंड की है। जो कि कहाँ की है? स्विट्जरलैंड की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और ये इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरपोर्ट होगा जिसमें 6 रनवेज होंगे। 6 रनवेज होंगे। तो इंपॉर्टेंट था गाइस, तो याद रखना है इसको। तो आप देख सकते हो, पिक्चर भी आपने देख ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं,
विच कंट्री होस्टेड 7th मीटिंग ऑफ मिनिस्टर जस्टिस ऑफ शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन मेंबर स्टेट। नो, इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके कारण हमने इस क्वेश्चन को कवर किया है, वो क्या है? एससीओ ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो दो तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कब इसको बनाया गया है, कब इसको बनाया गया है। सेकेंड थिंग, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है। और तीसरा, इसके मेंबर कंट्रीज जो हैं वो कौन कौन सी हैं। तो एक एक करके सबका आंसर करेंगे। अगर आप देखोगे एससीओ की जो मेंबर कंट्रीज हैं वो 8 कंट्रीज हैं। कौन सी हैं? 8 हैं। और आप उनमें से यहां पे देख सकते हो कि कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं वो क्या हैं? मेंबर हैं। तो अब देखोगे दो तीन नाम तो आपको हमेशा ही याद रहेंगे। कौन कौन से? अगर आप देखोगे चाइना है इसमें, पाकिस्तान है, अपने दुश्मनों के दोनों, तो याद रहेगा आपको कि भाई ये जो है वो ये तो मेंबर है ही हैं। साथ में कौन हो जाएगा? रशिया, अपना दोस्त हो गया। तो इसका मतलब ये 4 कंट्रीज तो मेंबर होगी इंडिया के साथ। अब रहेगी 4 याद रखनी, वो कौन कौन सी है? दो तो भाई सेंट्रल एशिया की कजाकिस्तान और कजाकिस्तान और द किर्गिस्तान। तो आपने ध्यान रखना है कि इन तीनों में से कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान में से कौन सी कंट्री नहीं है? कजाकिस्तान जो है वो नहीं है, कजाकिस्तान है। ठीक है, किर्गिस्तान है। ठीक है, और याद रखना है आपने फिर कौन सी 2 कंट्रीज? तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तुर्कमेनिस्तान नहीं है, बस इतना याद रखना है। तो भाई कौन कौन सी है? कजाकिस्तान है, क्योंकि कजाकिस्तान एज सच कुछ नहीं है, कजाकिस्तान है और किर्गिस्तान है। 2 कंट्रीज तो ये होगी। उधर से तजिकिस्तान है और साथ में कौन है? उज्बेकिस्तान है। तो यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए इसको 2-3 बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हेड कौन है, मतलब अगर आप देखोगे हेडक्वार्टर कहां पे है? हेडक्वार्टर है इसका बीजिंग में। कहां पे है? बीजिंग में। अगर आप हेड भी जानना चाहते हो देख सकते हो, वो कौन है? दैट इज व्लादिमीर, व्लादिमीर VLADIMIR। पुतिन नहीं भाई, पुतिन तो रशिया के प्रेसिडेंट है। व्लादिमीर कौन? नोरोव, याद रखना है, व्लादिमीर नोरोव। और कब स्टैब्लिश किया गया था? 2001 में। तो 2-3 चीजें याद होगी। कब बनाया गया? 2001 में। मेंबर कंट्रीज कितनी है? 8 है। हेडक्वार्टर कहां पे है? बीजिंग में है, चाइना में है। और करंटली सेक्रेटरी जनरल मतलब हेड कौन है? वो कौन है? व्लादिमीर नोरोव। तो इस तरह से आप इसको याद रखोगे। और इस बार की जो 7th मीटिंग है मिनिस्टर्स ऑफ जस्टिस, जो कि मिनिस्टर ऑफ सोशल एंड जस्टिस हमारे कौन है? रविशंकर प्रसाद जी, उन्होंने इसको अटेंड किया है। और ये कहां पे हो रही है? इंडिया में हो रही है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस कि कहां पे ये मीटिंग हो रही है एससीओ की, तो इंडिया में हो रही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आपने इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन में मार्क कर लेना है। रविशंकर प्रसाद जी ने अटेंड किया इसलिए नहीं, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप आते हैं, यहां पे देख सकते हो रविशंकर प्रसाद जी को। वट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020। सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन ये आएगा आपको एग्जाम में। और इसका रैंक जो है वो इंडिया का बहुत ही ज्यादा लो है। कितना रैंक है? 102 नहीं है भाई, 102 रैंक नहीं है। आंसर क्या है? 94 है। इंडिया का रैंक कितना है? 94th रैंक है। अब आप काफी न्यूज़पेपर, काफी जो सोशल मीडिया साइट्स, मैंने इस न्यूज को देखा और उन्होंने देखा कि इंडिया का हंगर इंडेक्स इंप्रूव हो गया है। बट इट इज रॉन्ग। इंप्रूव नहीं हुआ है, डिक्लाइन हुआ है। सर आप किस तरह से कह रहे हो कि डिक्लाइन हुआ है? तो अगर आप देखोगे कि 2019 में जो इंडिया का रैंक था वो कितना था? 2019 में इंडिया का रैंक था, यस गाइस, पता है किसी को? कोई बताएगा? इंडिया का रैंक 102 था, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में 102 पे कट लगाया। 102 रैंक था, लेकिन 117 कंट्री से। आप कहोगे सर अब 94 है तो इंप्रूव हुआ। नहीं भाई, क्यों नहीं इंप्रूव हुआ? क्योंकि इस बार रैंक जो है वो इंडिया का 94 है, लेकिन कंट्रीज कितनी है? 107 है। इसका मतलब अगर 10 कंट्रीज कम हैं तो यहां पे भी 10 कंट्रीज अगर कम होंगी, 10 रैंक अगर कम होगा तो बराबर रहेंगे हम। इसलिए इंडिया का रैंक जो है वो बराबर रहने के लिए कितना चाहिए था? 92nd, और हमारा है 94 गाइस। तो इसलिए इंडिया का जो हम कह सकते हैं रैंक इंप्रूव नहीं हुआ, रैंक डिक्रीज हुआ। इंडिया का 94th रैंक है। और इंडिया का जो हंगर लेवल है वो बेसिकली मॉडरेट है। याद रखना है, हंगर लेवल जो है वो सीवियर नहीं है, वो क्या है? मॉडरेट है। तो इन दोनों चीजों को जो है वो आप क्या रखोगे? याद रखोगे। और इवन आप अगर एशियन कंट्रीज में से देखोगे, खास करके जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है, उसमें अगर आप रैंक देखो तो उसमें श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, ये सारी कंट्रीज, इवन चाइना, ये सारी कंट्रीज जो है वो हमसे क्या है? आगे हैं। सिर्फ एक कंट्री को छोड़ के, और वो क्या है? अफगानिस्तान, तालिबान कंट्री। तो आप देखोगे अफगानिस्तान में हंगर की प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है, वो ठीक है, लेकिन बाकी सारी कंट्रीज में हमारे से बेटर। इवन पाकिस्तान इज मोर मच बेटर देन इंडिया। सो रिमेंबर,
पाकिस्तान का रैंक हमसे जो है वो 6 रैंक आप कह सकते हो कि अच्छा है, तो इसका मतलब बहुत ही अच्छा जो है वो फीचर है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो 4 इंडिकेटर्स के बेसिस पे देखा जाता है। अननरिशमेंट देख लेते हैं उसमें, एज के अकॉर्डिंग हाइट देख लेते हैं उसका, और साथ ही साथ ग्रोथ देख लेते हैं बच्चे की, और मोर्टेलिटी रेट जो है वो बच्चे का देख लिया जाता है। ये 4 चीज़ों के बेसिस पे इसको जज जो है वो किया जाता है। क्लियर, इन 2-3 पॉइंट्स को आपने याद रखना है और इसमें याद रखने वाली कोई भी चीज़ नहीं है। और कौन इसको जो है वो इशू करता है इस इंडेक्स को, वो भी आप देख सकते हो, उसको कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वेल्ट हंगर। वेल्ट हंगर, और इसका हेडक्वार्टर बोन जर्मनी में है, लेकिन अदरवाइज आपको याद करने की जरूरत नहीं, वेल्ट हंगर से ही आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो। तो इंडिया का रैंक गाइस याद रखना है कौन सा है, 94th। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम इसके बाद, विच कंट्री री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट एंड को प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस फॉर द टर्म ऑफ 2 ईयर। 2 साल के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस के लिए उन्हीं कंट्रीज को दोबारा प्रेसिडेंट और को प्रेसिडेंट बना दिया गया। इसका मतलब अगर अब आपको पता है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो आजकल प्रेसिडेंट और को प्रेसिडेंट कौन है, तो आंसर सिंपल है, और आजकल प्रेसिडेंट है इंडिया और को प्रेसिडेंट कौन है, फ्रांस, तो आंसर क्या हो गया दोस्तों, बोथ ए एंड सी। इसका मतलब दोबारा से इंडिया और फ्रांस को 2 सालों के लिए जो है वो ये सोलर अलायंस के लिए 2 साल के लिए जो है वो टर्म आगे उनकी बढ़ा दी है, आगे उनको बढ़ा दिया गया है। और इस बार ये सोलर इंटरनेशनल सोलर अलायंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार पहली बार हुआ है कि कोई इंटरनेशनल सोलर अलायंस अवार्ड्स भी दिए गए हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस अवार्ड्स दिए गए हैं, और वो 3 आप कह सकते हो नाम से जाने जाते हैं। कौन से 3 नाम से जाने जाते हैं, कल्पना चावला अवार्ड्स कहा जाता है, एक को विश्वेश्वराय अवार्ड जिनके नाम से हम इंजीनियर डे मनाते हैं, एक दिवाकर अवार्ड कहा जाता है। तो जो कल्पना चावला अवार्ड है वो डॉक्टर भीम सिंह को मिला है, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली से हैं। डॉक्टर आयशा एलुमनाई को मिला है। ये कौन है, ये दुबई से हैं, याद रखने की जरूरत नहीं कहां से हैं, सिर्फ याद रखना है डॉक्टर आयशा एलनू एमी, इनको जो है वो ये अवार्ड दिया गया है। विश्वेश्वरैया अवार्ड ये बेसिकली जापान को मिला है, अगर एशियन या एशिया पैसिफिक रीजन के अकॉर्डिंग पूछोगे। अगर यूरोपियन या अदर रीजन्स के अकॉर्डिंग पूछोगे तो आंसर क्या होगा, नीदरलैंड्स होगा। आंसर क्या होगा, नीदरलैंड्स। दिवाकर अवार्ड जो है वो अर्पण इंस्टीट्यूट हरियाणा, और आरुषि इंस्टीट्यूट जो है वो मध्य प्रदेश। कैसे याद रखोगे, ये भी ए आर से है, ए आर से है, आर आर से याद रखना दिवाकर, ठीक है, दिवाकर। तो दिवाकर के भी लास्ट में क्या है, ए आर है। तो इस तरह से आप जो है वो थोड़ा सा याद रख सकते हो। विश्वेश्वरैया अवार्ड आपको याद रहेगा, एशिया में जापान, एशियन पैसिफिक रीजन में, और यूरोपियंस में नीदरलैंड्स। कल्पना चावला डॉक्टर बीम और डॉक्टर आयशा एलुमनाई को मिला है। तो इस तरह से आपने याद रखना है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर दोस्तों कहां पे, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, कहां पे, हरियाणा में। और डायरेक्टर जनरल कौन है, उपेंद्र त्रिपाठी, याद रखोगे उपेंद्र त्रिपाठी। नेक्स्ट आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन सिंपल क्वेश्चन है। इंडिया और कौन सी कंट्री दोनों ई हेल्थ सेक्टर में डिजिटल हेल्थ करना चाहते हैं, उसमें और फैसिलिटीज देना चाहते हैं और सिक्योरिटीज प्रोवाइड करना चाहते हैं हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड, ताकि हेल्थ सेक्टर में इंप्रूवमेंट हो सके, डिजिटलाइजेशन आ सके। लोग जो हैं जैसे टेली मेडिसिन हो गया, टेली हेल्थ हो गया, इस तरह से जो है वो सर्विसेज देना चाहते हैं, ताकि घर बैठ के ही जो है वो डायग्नोसिस किया जा सके। और ये कंट्री जो है वो कौन सी है जिन्होंने इंडिया के साथ ये टाई अप किया, दैट इज नीदरलैंड्स। तो आपने याद रखना है, नीदरलैंड और इंडिया दोनों जो हैं वो हेल्थ सेक्टर को क्या करेंगे, डिजिटलाइज करेंगे, और दोनों कंट्रीज आपस में क्या करेंगी, इसके लिए बहुत ज्यादा एक दूसरे को सहायता देंगी, क्योंकि बिकॉज लिखा हुआ है इसके अंदर कि बहुत ज्यादा जो है वो हेल्प होने वाली है इंडिया को भी और इवन नीदरलैंड्स को, क्योंकि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो हेल्थ का है वो इंडिया भी नीदरलैंड की करने का हेल्प करेगा। तो इंपॉर्टेंट है गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क कर लियो। आप देख सकते हो इंडिया एंड नीदरलैंड ई हेल्थ इनिशिएटिव, तो इस तरह से इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ पॉवर्टी इरेडिकेशन और द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, 17 अक्टूबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट डे में गाइस, इसको मार्क कर लो। इसके पीछे एक वजह है, क्योंकि ये इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी से रिलेटेड है। पॉवर्टी से लिए इंडिया जो है वो बहुत टाइम से बहुत सी चीजें कर रहे हैं, लेकिन इंडिया में जो पॉवर्टी है वो न्यूट्रिशियस वैल्यू के अकॉर्डिंग देखी जाती है। एक कमेटी थी, अलाग कमेटी, तो अलाग कमेटी के द्वारा ये बताया गया था कि न्यूट्रिशियस वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो जैसे बताया गया है कि अगर कोई बंदा रूरल एरिया में रहता है और वो एक दिन में 2400 किलो कैलोरीज नहीं इनटेक करता, तो इसका मतलब वो क्या है, गरीब है। और अगर कोई अर्बन एरिया में रहता है, तो उसके लिए 2400 किलो कैलोरीज नहीं, क्योंकि वहां पे लेबर वर्क कम है, तो वहां पे कितनी है, दैट इज द 2100 किलो कैलोरी। तो अगर आप एक दिन में
अर्बन एरिया में 2100 किलो कैलोरीज और रूरल एरिया में 2400 किलो कैलोरीज नहीं कंज्यूम करेंगे तो इसका मतलब आप क्या हो, गरीब हो। तो अब ये चेक थोड़ी करते हैं भाई रोज की कितनी कितनी जो है वो कैलोरीज आपने खाई हैं, तो इससे क्या देखा जाता है कि 2400 किलो कैलोरीज रूरल एरिया में कितने रुपए में मिल रही हैं वो देख लिया जाएगा, ऐसे ही अर्बन एरिया में देख लिया जाएगा। तो जो आएगा डाटा उसके अकॉर्डिंग जो है वो गरीबी रेखा बना दी जाएगी। तो ये तो हो गया इंडिया का मेथड। वर्ल्ड बैंक कहता है कि $1.90 अगर आप एक दिन के अंदर नहीं कमा रहे हो तो इसका मतलब आप क्या हो, गरीब हो। तो उसका एक अलग है, इंडिया का एक अलग सिस्टम है। पॉवर्टी को खत्म करने की काफी टाइम से कोशिश हो रही है, लेकिन आपको पता है कि पॉवर्टी एज सच खत्म करने के चांस जो है वो बहुत ही कम है, क्योंकि इंडिया में बहुत से फैक्टर्स हैं। लेकिन साथ ही साथ देखोगे इंदिरा गांधी जी ने सबसे पहले स्लोगन दिया था गरीबी हटाओ 1971 में। उसके बाद तो बहुत से लोगों ने इसके ऊपर काम किया और हमने रूरल बैंकिंग को और बहुत सी चीजों को स्टार्ट किया। तो ये सारी चीजें जो हैं वो बेसिकली एक ही दिन के अंदर जो है वो हम क्या कहते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं कि गरीबी को हमने क्या करना है, दूर करना है। तो इंटरनेशनल डे टू इरेडिकेशन या फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी 17 अक्टूबर 2020। और जितनी भी मैंने रिलेटेड इंफॉर्मेशन बताई है वो सारी की सारी आपने याद रखनी है। नेक्स्ट आते हैं कार्नेटिक वोकलिस्ट PS नारायणन स्वामी डाइस, मतलब उनका देहांत हो गया। तो बहुत ही फेमस है कार्नेटिक वोकलिस्ट। इवन उन्होंने बहुत से ज्यादा स्टूडेंट्स को टीच किया है, जिसके कारण उनको गुरुजी भी कहा जाता था। इवन थाउजेंड्स ऑफ और द हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को उन्होंने क्या किया है, ट्रेन किया है। 86 ईयर्स की उम्र में उनका जो है वो देहांत हो गया। सो आपने सिर्फ नाम याद रखना है, PSC नारायणन स्वामी, और कौन से म्यूजिक से रिलेटेड थे या वोकलिस्ट थे, कार्नेटिक से जो है वो क्या थे, रिलेटेड थे। बहुत ही फेमस पर्सन रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं अगला, टाटा मोटर्स पार्टनर विद विच बैंक फॉर फाइनेंसिंग ऑफ द पैसेंजर व्हीकल्स। इसका मतलब 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स या जो भी है, तो उनको बेचने के लिए टाटा मोटर्स ने एक बैंक के साथ जो है वो टाई अप किया है, ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को जो है वो फाइनेंस करवा सके एक बैंक के थ्रू, और इसमें 100% फाइनेंस की जो है वो फैसिलिटी दी गई है। तो आपने मुझे बताना है हम कौन से बैंक की बात कर रहे हैं इसके अंदर, जिस बैंक के अंदर ये फाइनेंस जो है वो किया जाएगा। तो आंसर अगेन सिंपल है, बैंक का नाम जो है वो सिंपल है, और बैंक का नाम दोस्तों क्या है, HDFC। तो याद रखोगे आंसर क्या होगा, HDFC। आप देख सकते हो टाटा मोटर टाई विद HDFC, ताकि वो पैसेंजर व्हीकल्स को क्या कर सके, सेल कर सके उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, बहुत ही फेमस प्लेयर पाकिस्तान के, नाम है उमर गुल। उन्होंने अपनी रिटायरमेंट को अनाउंस कर दिया है। वो कह रहे हैं कि हर फॉर्मेट से जो है वो छोड़ देंगे। आप कह सकते हो मीडियम फास्ट बॉलर रहे हैं पाकिस्तान के, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर्स में से इनका नाम लिया जाता है। तो याद रखोगे, पूछ सकते हैं कौन से प्लेयर ने रिसेंटली जो है सारे फॉर्मेट से रिटायरमेंट दे दी है। नेक्स्ट आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे, हु इज इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। इंडियन बैंक एसोसिएशन के जो चेयरमैन है वो किसको इलेक्ट कर लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, में इसको मार्क कर लो दोस्तों। क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किस ऑर्गेनाइजेशन की, इंडियन बैंक एसोसिएशन की बात कर रहे हैं। तो आंसर क्या होगा, दैट इज द राज किरण राय जी। लेकिन आप याद कैसे करोगे, रजनीकांत से आप याद कर सकते हो राज किरण राय। तो राज किरण राय जी जो हैं वो बेसिकली क्या बने, इंडियन बैंक एसोसिएशन के चेयरमैन बन चुके हैं, और ये हेड हैं यूनियन, बेसिकली आप कहोगे MD और CEO रहे हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के, और साथ ही साथ जो इंडियन बैंक एसोसिएशन के चेयरमैन। रजनीश कुमार जी पहले थे, तो ये चले गए हैं। दिनेश कुमार खरा जी, आपको पता है, ये क्वेश्चन आएगा आपको, ये SBI के चेयरमैन हैं। और शशिधर जगदीशन, ये किसके बने हैं, HDFC के। तो ये दोस्तों सारी इसके सारे ऑप्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पुराने पूछे तो रजनीश कुमार, राज किरण राय जी आपने कहना है अभी हैं, दिनेश कुमार खरा जी जो है वो SBI के हैं, शशिधर जगदीशन जी जो है वो HDFC के हैं। तो याद रखना आपने इसको। और आप पिक्चर देख सकते हो, इंडियन बैंक एसोसिएशन के जो MD और CEO बने हैं राज किरण राय जी। क्लियर, इंपॉर्टेंट था, याद कर लिया हमने सर। आगे बढ़ते हैं। हु रोट ए बुक ऑन द ट्रायल्स ऑफ बुद्धा ए जर्नी टू द ईस्ट। ये बुक जो है वो बुद्धा से रिलेटेड है, मतलब बुद्धिज्म से रिलेटेड है अगर आप देखोगे इसको। लेकिन सर हम इस बुक को क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे कारण है कि इस बुक को लॉन्च किया है वेस्ट बंगाल के गवर्नर ने। वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़ जी, तो उन्होंने जो है वो इस बुक को लॉन्च किया है, और इस बुक का नाम है ऑन द ट्रायल्स ऑफ बुद्धा ए जर्नी टू द ईस्ट। तो हमने देखना है कि ये बुक किसने लिखी है। ये बुक दोस्तों लिखी है कौन से पर्सन ने, दीपांकर एरोन ने। दीपांकर एरोन ने इस बुक को लिखा है। ये खुद एक IRS ऑफिसर है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अंदर है, इसलिए जो है वो गवर्नर साहब ने इनकी बुक को जो है वो इनॉग्रेट किया है, या आप कह सकते हो लॉन्च किया है। तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, नाम याद रखना है, दीपांकर एरोन।
आप देख सकते हो बुक का फर्स्ट पेज, ऑन द ट्रायल ऑफ द जर्नी टू द ईस्ट। नेक्स्ट आते हैं, विच स्टेट और यूटी गवर्नमेंट लॉन्च्ड हैंडबुक ऑन द टीबी हारेगा देश जीतेगा। जिसका मतलब टीबी को एलिमिनेट करके हम देश को जिताएंगे, ये अगर आप देखोगे तो फ्यूचरिटिक मीनिंग हो गया। और वैसे भी इंडिया ने कहा हुआ है कि हम 2025 तक जो है वो टीबी को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, लेकिन ग्लोबल टारगेट है कि 2030 तक खत्म करना है। लेकिन इंडिया ने कहा है कि हम 5 साल पहले ही क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे और टीबी को बिल्कुल जीरो कर देंगे। और ये स्टेट कौन सी है दोस्तों, नागालैंड है। इंडिया ने 2025 तक कहा हुआ है, नागालैंड ने कहा है कि बहुत ही जल्दी हम इसको क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो याद रखना, टीबी हारेगा देश जीतेगा, ये किसका स्लोगन है, नागालैंड का है। तो याद रहना भी चाहिए आपको। और नागालैंड के चीफ मिनिस्टर आपको पता ही है, नेफ्यो रियो हैं, रियो से सब लोग याद रखते हैं इसको। कैपिटल कोहिमा है, गवर्नर जो हैं वो रविंदर नारायण रवि हैं, रविंदर नारायण रवि। तो आप देख सकते हो यहाँ पे नागालैंड के हेल्थ मिनिस्टर जो हैं वो लॉन्च कर रहे हैं, टीबी हारेगा देश जीतेगा। लेकिन आपको हेल्थ मिनिस्टर का नाम याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने यूनियन मिनिस्टर्स के ऊपर फोकस करना है। तो ये थी हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आज की। लेकिन अब वो सेक्शन के ऊपर आते हैं जो याद तो नहीं करना आपने, लेकिन आपने उसको रीड जरूर करना है। जैसे इंडिया ने अभी एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल का ट्रायल किया है, उसका नाम याद रखोगे पृथ्वी 2। बाय चांस कई बार आपने पढ़ा होगा तो ऑप्शन देख के आपको याद आ जाएगा। तो यही मतलब है मेरा इस सेक्शन से। और ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, शॉर्ट रेंज के लिए इसका यूज जो है वो किया जाता है। डीआरडीओ ने इसको बनाया है, डीआरडीओ के बारे में मैं बता चुका हूं। नेक्स्ट, इंडिया एंड चिले, चिले जो है साउथ अमेरिका में, होल्ड फर्स्ट ज्वाइंट कमीशन मीटिंग। दोनों ने मीटिंग रखी थी एक, जिसमें पहली बार जो है वो दोनों ने बाइलेटरल रिलेशन के बारे में जो है वो डिस्कशन की है। और चिले ने कहा है कि वो अपना एक कॉन्सुलेट जो है जनरल वो मुंबई में बिठाएंगे। मतलब अगर चिले के कोई दिक्कत आती है तो वो हैंडल करेगा इंडिया लेवल पे। मतलब हम कह सकते हैं एक तरह का एम्बेसी का ही काम करेगा। तो आपको पूछा जा सकता है कहां पे चिले खोल सकता है, तो मुंबई में। निर्मला सीतारमन वर्चुअली पार्टिसिपेटेड इन 102nd मीटिंग ऑफ वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट कम्युनिटी प्लेनरी। तो याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पिछले ही दिन हमने क्वेश्चन किया है कि निर्मला सीतारमन जी ने G20 की मीटिंग में भी पार्टिसिपेट किया, तो ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस रीब्रांड एज केयर हेल्थ इंश्योरेंस। तो नाम जो है वो बेसिकली केयर हेल्थ इंश्योरेंस के बेस पे जाना जाएगा, रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस को। तो याद रखना है केयर हेल्थ इंश्योरेंस। तो ये थी हमारे पास बहुत सी इंपॉर्टेंट न्यूज। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। गाइस 300 लाइक्स जो है वो मुझे चाहिए हिंदी वालों से, ताकि उनका मैं सेक्शन जो है वो कंटिन्यू रख सकूं। ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करो वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा आप क्या करो, लाइक करो। जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे उतना ही बच्चों को पता लगेगा इसके बारे में। और अफेयर्स क्लाउड पीडीएफ का ये प्रॉमिस है कि वो आपके जनरल अवेयरनेस सेक्शन को अपने आप ही इंप्रूव कर देगा। और ये मेरा पर्सनल प्रॉमिस है कि अगर आप 1 महीने तक वीडियो को लगातार देख रहे हो और करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से पीडीएफ से पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब आपका जनरल अवेयरनेस सेक्शन प्लस करंट अफेयर सेक्शन दोनों ही स्ट्रांग हो जाएंगे और आप धीरे धीरे करके सारे के सारे क्वेश्चन ठीक करना स्टार्ट कर दोगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, बी सेफ।